हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अपने रीड के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में और उसमें भी हम हिंदी की पेडागोजी की बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वो है ऑप्शन ए है डाल्टन विधि, ऑप्शन बी है बेसिक शिक्षा, ऑप्शन सी है किंडरगार्टन विधि और ऑप्शन डी है प्रोजेक्ट विधि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेसिक शिक्षा। ठीक है, जिसमें मातृभाषा और राष्ट्रीय जागरण और संस्कृति पुनरुत्थान को जिससे बल मिला है वो बेसिक शिक्षा है। हमारा एक्सप्लेनेशन भी है कि बेसिक शिक्षा से मातृभाषा, राष्ट्रीय जागरण और संस्कृति पुनरुत्थान को क्या मिलता है? बल मिलता है। ठीक है, मातृभाषा है, राष्ट्रीय जागरण है, संस्कृति पुनरुत्थान है, बहुत अच्छा हो जाता है हमारी बेसिक शिक्षा से। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर के पश्चात पद और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। यानी कि प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल में जब हमें पद और कविताएं उनका जब हम चयन करते हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए है कि कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए। ये कविता की भाषा क्लिष्ट हो, गलत हो जाएगा। क्यों? जब हम प्राथमिक स्तर छोटे छोटे बच्चों के लिए ध्यान रख रहे हैं तो एक तो हमें कविता की भाषा बहुत ही सरल और अच्छी होनी चाहिए, ना कि क्लिष्ट, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि कविता जीवन से दूर कृत्रिम होनी चाहिए। अरे कविता जितनी प्राकृतिक हो और जीवन के पास हो उतनी अच्छी है ना, लेकिन इसने जीवन से दूर और वो भी कृत्रिम कर दिया, आर्टिफिशियल। गलत, ये भी गलत है। हमसे पूछा है क्या ध्यान रखना चाहिए, तो पॉजिटिव में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि कविता की भाषा कक्षा के अनुकूल हो, यानी कि जिस तरह से हमारा क्लासरूम है उसके अनुसार हो। बिल्कुल सही बात हो। कैसी होनी चाहिए? अगर कविता की भाषा ऐसी होगी कि वो क्लासरूम के अकॉर्डिंग होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। चौथा कह रहा है कि कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती हो। अरे ऐसे कैसे? जब तक जो हमारी कविता है वो कल्पना जगत में विचरण नहीं करेगी तब तक तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। क्योंकि देखो कविता का उद्देश्य ही क्या होता है, वो तो प्राकृतिक होती है और कभी कहाँ विचरण करती है? कल्पना जगत से विचरण करती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो। इसमें क्लिष्ट बोल दिया है इसीलिए गलत हो गया, इसमें जीवन से दूर बोल दिया है कृत्रिम, तो इसीलिए गलत हो गया, इसमें नहीं लिख दिया इसीलिए गलत हो गया। हमारे एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि प्राथमिक स्तर के पश्चात पद और कविताओं का चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कविता की भाषा कैसी हो, कक्षा स्तर के अनुकूल हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि विद्यार्थी सही ढंग से लिखे और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। यानी कि जो स्टूडेंट्स होता है वो बहुत अच्छे ढंग से लिखें। ठीक है, उनका रिटन स्किल कैसा हो? बहुत अच्छा हो और उसके लेखन कौशल में लगातार विकास होता रहे। इसके लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए है कि अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। अगर लिपि, शब्द और वाक्य रचना की जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो गलतियाँ हैं, उनको दूर करते हैं तब भी हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। सेकेंड है कि अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए। प्रशंसा करना तो बढ़िया है, लेकिन अगर हम असीमित मतलब किसी को सीमा ही ना हो इतनी प्रशंसा कर दें तो बच्चे फिर सीख ही क्या पाएगा? वो तो कहेगा मैं तो बहुत अच्छा कर लेता हूँ, टीचर भी बहुत प्रशंसा करता है। बच्चों की एक लिमिट भर प्रशंसा करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रशंसा हमें नहीं करनी चाहिए, असीमित नहीं करनी चाहिए। थर्ड है कि विद्यार्थी के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए। क्यों नहीं किया जाए बच्चों के साथ सहानुभूति व्यवहार? बच्चों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? सहानुभूति, यहाँ पे नहीं हो गया इसलिए गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें असीमित हो दिया है। फोर्थ है कि कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा की जाए। हे भगवान, कितना गलत है। मतलब हमें आंसर खुद ही कह रहा है चीख चीख करके मैं आंसर हूँ, मैं आंसर हूँ। क्योंकि हमसे पूछा था कि विद्यार्थी सही ढंग से लिखे यानी अच्छा लिखे और इसका लेखन कौशल और अच्छा हो सके, लगातार उसमें विकास हो सके। तो सबसे अच्छा आंसर यही है कि अध्यापक जो विद्यार्थी की लिपि, शब्द और जो वाक्य रचना है उसकी अशुद्धियों को क्या करता रहे? दूर करता रहे। जबकि असीमित प्रशंसा करना, विद्यार्थी का सहानुभूति व्यवहार नहीं करना, सबकी उपेक्षा करना, उसके फर्नीचर व्यवस्था की, तो ये सब निगेटिव में चले जाएंगे। हमारी एक्सप्लेनेशंस भी कह रही है कि विद्यार्थी सही ढंग से लिखें और उसके लेखन कौशल में लगातार विकास होता रहे। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की जो अशुद्धियाँ हैं उनको क्या कर सके? दूर कर सके, यानी कि उसको हम दूर करते रहें। नेक्स्ट है कि
विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय क्या है? यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें हमें पठन कौशल विकसित करना है। एज ए टीचर आप बच्चों के अंदर पठन कौशल विकसित करना चाहते हैं, उसके अंदर ऐसी स्किल डेवलपमेंट करना चाहती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, तो हम क्या कर सकते हैं? पहला है कि पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। कर सकते हैं, बढ़िया है, पर आगे भी देख सकते हैं। सेकंड है कि अध्यापक के द्वारा अभिप्रेरणा का ध्यान नहीं दिया जाए। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि पेपर बहुत ईजी होता है, बस हमें उसकी लैंग्वेज अगर समझ में आ गई, मैंने पहले जैसे आपको बताया था, अगर हमें पेपर की लैंग्वेज समझ में आ गई तो हम बहुत अच्छे से पेपर दे सकते हैं। जैसे कि ये वाला हमारा पेपर है, हर क्वेश्चन में निगेटिव पॉइंट आते जाएंगे और हम काटते चले जाएंगे, क्योंकि हमें निगेटिव नहीं, हमें पॉजिटिव ढूंढने हैं जो बच्चों के पक्ष में हों। ठीक है, तो इसने हमसे क्या पूछा है? इसने हमसे ये पूछा है कि पठन कौशल को विकसित करना है तो उचित उपाय क्या, यानी कि पॉजिटिव में पूछा है, लेकिन इसने हमसे सेकंड वाला बोल दिया कि प्रेरणा का ध्यान ना देखा जाए। गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रेरणा मोटिवेशन का ध्यान रखना चाहिए। जब कभी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो हमें चीख चीख कर उन्हें बता देना चाहिए कि बेटा इस तरह से ये करोगे अपने जीवन में कुछ, मतलब थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो पहला दूसरा वाला तो गलत हो गया। थर्ड है कि विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की अपेक्षा की जाए, यानी कि अशुद्धि शब्द जो उनका उच्चारण है उसके बारे में उसे ना बताया। अगर वो अशुद्ध बोलता है तो बोलता चला जाए, हमारा किया जाता है, गलत हो जाएगा। चौथा है कि कक्षा में उचित फर्नीचर की व्यवस्था की अपेक्षा की जाए, पहले वाला जैसा ही है, तो ये भी गलत है। बल्कि हमें पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का उन्हें क्या दिया जाए, अवसर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशंस भी है कि विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े बहुत अच्छे से, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री की खोज का क्या दे सकते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अवसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है, यानी कि इसमें से जो कौन है जो मातृभाषा हिंदी शिक्षण की क्या समस्या है? ऑप्शन है कि देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता। इसने हमसे देखो क्या पूछा, देखो इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है, यानी कि समस्या क्या है? अभी निगेटिव में पूछ रहा है, नहीं पॉजिटिव में नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि निगेटिव क्या है, यानी कि समस्या क्या है। तो देवनागरी लिपि अवैज्ञानिकता है, वर्णों की अधिकता है, बारह खाड़ी का अभाव है, और चौथा है कि हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजा नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ण बहुत अधिक है। ये हिंदी शिक्षण की समस्या है मातृभाषा। हिंदी शिक्षण की क्या समस्या है कि वर्ण कैसे हैं, बहुत ज़्यादा है, वर्णों की अधिकता। एक्सप्लेनेशंस भी है कि वर्णों की जो अधिकता है ये हिंदी शिक्षण की क्या है, समस्या। नेक्स्ट है कि निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है, यानी कि जो भाषा शिक्षण पद्धति है उसमें सर्वोपरि स्थान, सबसे ऊपर स्थान किसे दिया गया है? ऑप्शन ए है दैनंदिनी, ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन सी है ग्रीन बोर्ड और ऑप्शन डी है झाड़न। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक। भाषा शिक्षण पद्धति जो होती है, लैंग्वेज टीचिंग मेथड होता है, उसमें सबसे ऊपर स्थान पाठ्य पुस्तक को दिया गया है। ठीक है, हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि भाषा शिक्षण पद्धति में जो पाठ्य पुस्तक होती हैं इनका सर्वोपरि यानी सबसे ऊंचा स्थान होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का, देखो आप देख रहे होंगे कि सीटें उसमें आपकी रीट की जो पैडागोजी होती है, रीट यानी राजस्थान रिजल्ट एग्जामिनेशन ऑफ टीचर, इसकी पैडागोजी हिंदी की कुछ इस तरह से पूछी जाती है, थोड़ी ट्रिकी होती है, थोड़ा अगर अच्छे से करेंगे तो ये हमसे हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर अच्छे से ध्यान देना। सीटेट की भी पैडागोजी कराते हैं ना, देखते हो तो देखा कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग होने हेतु बल दिया जा रहा है। ऑप्शन ए है रेडियो, ऑप्शन बी है टेलीविजन, ऑप्शन सी है ओवरहेड प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी है टेप रिकॉर्डर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन ओवरहेड प्रोजेक्टर है, इसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सबसे ज़्यादा प्रयोग करने पर क्या दिया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन होता है जिसका वर्तमान में विद्यालय के शिक्षण में हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करने पर बल देते हैं। प्रोजेक्ट कौन सा, ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के जो भाषाई ज्ञान और कौशल तथा उनकी रुचियाँ और वृत्तियाँ होती हैं उसमें कितना विकास हुआ है। इनकी सापेक्षिक जानकारी प्राप्त करने हेतु
कौन से दो कार्य करने होते हैं, यानी कि भाषा शिक्षण के द्वारा लैंग्वेज जो हमारा होता है टीचिंग, इसके द्वारा हम विद्यार्थियों के द्वारा भाषा ही ज्ञान कौशल, उनकी रुचियाँ और तथा जो अभिवृत्तियाँ होती हैं उसमें कितना विकास हुआ है, मतलब पहले से कितना हो चुका है, इसकी हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो कौन से दो कार्य हमें करने होंगे? पहला है आवृत्ति और पुनरावृत्ति, दूसरा है कि स्थान परिवर्तन चिकित्सा, तीसरा है अस्पष्टता निवारण और चौथा है हमारा मापन कथा, यानी कि मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की संख्या। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की संख्या। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान और कौशल तथा उनकी रुचियों और अभिव्यक्तियों में कितना विकास हुआ है, इसकी सापेक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए दो कार्य मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या करने होते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम है, यानी भाषा शिक्षण के क्षेत्र में हम मापन की सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है उसको हम प्रयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा वो कौन सी है? पहली है निदानात्मक, दूसरी है परीक्षा विधि, तीसरी है योग्यता परीक्षा और चौथी है भावनात्मक इमोशनल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परीक्षा विधि। ठीक है, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापने की सबसे ज़्यादा विधि जो प्रयोग में लाई जाती है वो परीक्षा विधि है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली विधि का नाम परीक्षा विधि है। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हों तो पढ़ने की ओर उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो और उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है तो निम्नलिखित शिक्षण कारागार समझना चाहिए। पहला है क्रियात्मक अनुसंधान, दूसरा है उपचारात्मक शिक्षण, तीसरा है इकाई पाठ योजना का अभाव, चौथा है विद्यालय निर्माण समिति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपचारात्मक शिक्षण। एक विद्यार्थी जो है वो कुसमायोजन से बच रहा है, पढ़ने की और उसकी रुचि में क्या हो रही है? वृद्धि, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा है, मतलब लगातार परिवर्तन चले जा रहे हैं। तो ये शिक्षण कारागार किसको समझना चाहिए? उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहा हो, पढ़ने की और उनकी रुचि में वृद्धि हो रही है और उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहे तो उपचारात्मक शिक्षण समझना चाहिए। तो हमारे पैडागोजी के क्वेश्चन जो होते हैं वो निपट गए हैं और अब हमारे फिर से गद्यांश आ गया है। पहले वाले में काव्यांश था, अब की ये गद्यांश है, तो जो इसको पढ़ लो, शायद वो भी गद्यांश था, ये भी गद्यांश है, इसको पढ़ना है 51 से 60 तक में उत्तर देने हैं। हमारा गद्यांश है, देखो सीटेड और रीड में कुछ ही डिफरेंस होता है, उसमें स्टार्टिंग में ही गद्यांश और काव्यांश पूछ लेता है, इसमें आपका पहले पूछना है और लास्ट में पूछना है। तो हमारा ये कह रहा है क्वेश्चन कि खुशी बांटने से बढ़ती है, गद्यांश है कि खुशियाँ जो है वो बांटने से क्या होती हैं? बढ़ती हैं और दुख कहने से कम हो जाता है। दैनंदिनी कार्यकलापों में सुख और दुख की जो अनुभूति होती है वे अनायास अनायास मतलब अचानक ही व्यस्त हो जाती है। बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओम मान निकल पड़ता है। इस तरह ओ मान, ये वो वाला उई माँ ये यो माँ है। ठीक है, मतलब तुम गाना गाने लगो। इस तरह के अनेक ध्वनि संकेतों की सहायता से हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का सहारा लेते हैं। ये तो हुई मौखिक अभिव्यक्ति की बात। अब लिखित अभिव्यक्ति के लिए हमें चाहिए कि विचारों को क्रमबद्धता देकर हम भावों के अनुकूल भाषा का क्या करें? प्रयोग, शुद्ध स्वाभाविक और स्पष्ट लिखने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते तो बहुत हैं मगर ठीक से लिख नहीं पाते। इसके लिए सबसे पहले किसी भी विषय पर हमें एकाग्र भाव मतलब एकांत में सोचना चाहिए, हमें एकाग्र भाव से कॉन्सेंट्रेशन के साथ चिंतन मनन की जरूरत है। फिर भी चिंतन जब हमारे दिमाग में परिपक्व हो जाता है तब विचारों के अनुकूल शब्दों का हम चुनाव करते हैं और भाषा के सहारे लिखा जाता है। हमारा क्वेश्चन है कि रेखांकित जो दैनंदिनी शब्द है वो रूप क्या है? ऑप्शन ए अव्यय है, ऑप्शन बी है सर्वनाम है, ऑप्शन सी है पुल्लिंग है और ऑप्शन डी है विशेषण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशेषण। ठीक है, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जो
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, और पुल्लिंग जो होते हैं वो पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, स्त्रीलिंग स्त्री जाति के बारे में बताते हैं। और ये हमारा जो दैनंदिनी शब्द है ये क्या है, विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार रेखांकित शब्द जो दैनंदिनी है ये विशेषण शब्द है। इसका विशेष जो होगा वो दैनंदिन होगा। क्या होगा, दैनंदिन। नेक्स्ट है कि अनुकूल का विलोम क्या होगा। विलोम मतलब होता है उल्टा। तो हमसे पूछ रहा है कि अनुकूल का विलोम यानी कि अनुकूल का उल्टा क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रतिकूल, बहुत ईजी है। ऑप्शन बी है विप्रयास, ऑप्शन सी है विनिहित, ऑप्शन डी है अनुकूलन। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रतिकूल। अनुकूल का जो विलोम है वो प्रतिकूल होगा। एक्सप्लेनेशन है कि अनुकूल का विलोम प्रतिकूल है, बाकी संगत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि चिंतन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। इसमें देखो बोनस मिला है तो मैंने एक साथ आपको बता दिया कि जो इसमें है, इसमें हमारा चिंतन शब्द का संधि विच्छेद पूछा था तो इसमें हमें बोनस मार्क मिला था, क्योंकि चिंतन का संधि विच्छेद चिम प्लस तन होगा। क्या होगा, चिम प्लस तन। इसमें व्यंजन संधि ऑप्शन भी सही है, चिम प्लस तन बराबर चिंतन, लेकिन इसमें बोनस अंक हमें प्रदान किया गया था। तो याद रखना, चिंतन का संधि विच्छेद होगा चिम प्लस तन, और व्यंजन इसमें संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट है हमारा कि अभिव्यक्ति समासिक पद में समास निहित है, यानी कि अभिव्यक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है बहुब्रीहि। जी देखो, इसमें हमारा बता रहा है अभि, अभि यानी उपसर्ग का प्रयोग होगा। अभि प्लस व्यक्ति अभिव्यक्ति, वह समास जिसमें हमें पहला शब्द उपसर्ग मिलता है तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्विगु में संख्या बताई जाती है, द्वंद्व में दोनों समान होते हैं, बहुब्रीहि में किसी तीसरे की बात की गई होती है, जैसे कि गणेश है, लंबुआ है, उधर उसका लंबोदर गणेश भगवान के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये सब होता है। गजानन है, ये सब बहुब्रीहि समास होते हैं। द्वंद्व है, माता पिता राम सीता, तो ये द्वंद्व है, मतलब समान एक जैसे दोनों के अर्थ निकलते हैं। द्विगु मतलब चौराहा, चार राहों का समूह। ठीक है, तो ये सब होते हैं। लेकिन वैवाब जिसमें हमारा पहला पद जो है ये इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, ये भी एक पहचान होती है। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि दिए गए शब्द जो अभिव्यक्ति है उसमें अव्ययीभाव समास है। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और प्रधान भी होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे कि यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार, यथाविधि में विधि के अनुसार, दोनों में हमारा जो है वो उपसर्ग लगा है। ठीक है, इसीलिए, और प्रधान भी है और अव्यय का प्रयोग भी हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है दिमाग, ऑप्शन बी है मगर, ऑप्शन सी है अनायास, ऑप्शन डी है मुंह। तत्सम जो होते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, और जो संस्कृत भाषा या हिंदी में हो जाते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तो मुंह ये तो हमारा तद्भव शब्द है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा अनायास। ठीक है, अनायास यानी कि जो अचानक है ये हमारा कैसा है, तत्सम शब्द है। हमारे एक्सप्लेनेशंस भी है कि दिए गए अनायास तत्सम शब्द है जबकि अन्य विकल्प तद्भव है। नेक्स्ट है बीमार शब्द के सही पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब एक जैसे अर्थ देने वाले वे शब्द जो किसी भी शब्द का एक जैसा अर्थ देते हैं वो हमारे कहलाते हैं पर्यायवाची। ऑप्शन ए है मनोदशा, रुग्ण, और हमारा क्या है, उपशमन है। सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड हमारे पास है अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त। कौन सा हमारा है, अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त। थर्ड हमारे पास है आधि, व्याधिग्रस्त, आदिग्रस्त, और चौथा है आसक्त, रोगग्रस्त, रोगयुक्त। तो बताइए कौन सा बीमार क्या है पर्यायवाची, अस्वस्थ है, लोग कहते हैं तुम अस्वस्थ हो, रुग्ण हो और व्याधिग्रस्त हो। ठीक है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। मनोदशा ये तो अलग हो जाता है इसमें, और रोषयुक्त तो क्रोध वाला हो जाता है, और ये सब तो होगा नहीं, तो सही आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, स्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि दिए गए शब्द बीमारी के पर्यायवाची हैं, अस्वस्थ, रुग्ण और व्याधिग्रस्त। नेक्स्ट है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। ऑप्शन ए है कनिष्ठ, ऑप्शन बी है स्पष्ट, ऑप्शन सी है गरिष्ठ, ऑप्शन डी है वरिष्ठ। तो शुद्ध पूछा है तो स्पष्ट सही हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध रूप है स्पष्ट। बाकी हमारे जो है वो असंगत हैं। क्यों असंगत है जरा देख लेते हैं। कह रहा है कि स्पष्ट वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कनिष्ठ को हम इस तरह से लिखेंगे, कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ ऐसे लिखा जाता है। गरिष्ठ में भी ऐसे करके ठा लगेगा और वरिष्ठ में भी ऐसे ठा लगेगा। इसमें देखो लगा नहीं, इसलिए ये
अशुद्ध रूप है। नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना। नेक्स्ट है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है ध्वनि समय, ऑप्शन बी है वर्णमाला, ऑप्शन सी है भाषा, ऑप्शन डी है भावानुकूलित। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाषा। हमारे अपने जो विचार होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, उनको हमें प्रकट करना है, एक्सप्रेस करना है, तो हम जिस माध्यम का प्रयोग करेंगे उसे भाषा यानी कि लैंग्वेज कहेंगे। एक्सप्लेनेशन भी है कि अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का सहारा लेते हैं उसे लैंग्वेज यानी कि भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है, नहीं पूछा है एकार्थी शब्द जो सिर्फ एक अर्थ देता है। ऑप्शन ए है साथ, ऑप्शन बी है स्वभाव, ऑप्शन सी है शहादत, ऑप्शन डी है समान। तो इसमें भी हमें बोनस अंक मिला था। क्यों मिला था जरा देख लेते हैं। हमारे एक्सप्लेनेशन है कि दिए गए विकल्पों में स्वभाव तथा साधक एकार्थी शब्द नहीं है, जबकि ये अनाकार्थी शब्द हैं। जिन शब्दों का अर्थ एक ही होता है उसे हम एकार्थी कहते हैं, जैसे कि 7 हैं, 6 से एक अधिक, समान, एक लाल सी बड़ी मछली। अनेकार्थी होते हैं स्वभाव में आदत, प्रकृति, चरित्र और मनोदशा। साधक में प्रभु, श्रेष्ठ जन, बुजुर्ग लोग। ठीक है, इस तरह से इसमें बोनस अंक मिला था। हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनिया दुख की अवस्था में कई बार, ये तो अभी ऐसा आया था, ओमा निकल पड़ता है। तो रेखांकित शब्द क्या है? अच्छा, इसमें रेखांकित शब्द पूछा है। तो ऑप्शन ए है जातिवाचक है, ये वाला ओमा, ऑप्शन बी है अव्यय है, ऑप्शन सी है पदार्थवाचक है, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अव्यय है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा वे होती है जाति के बारे में बोध कराती है। जो हमारा पदार्थवाचक होती है उसे द्रव्यवाचक भी कहते हैं। व्यक्तिवाचक जो व्यक्तियों के बारे में बताती है। लेकिन ओ माँ जो है वो हमारा क्या है? विस्मयदिबोधक अव्यय है। इसमें हर्ष, शोक आदि के भाव सूचित हो रहे हैं। हाय अब मैं क्या करूं, ऐसे जो होते हैं विस्मयदिबोधक होते हैं। ठीक है, सो हमारा सी टेट का ये हिंदी का पेपर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर। हमने कल 15 क्वेश्चंस करा दिए थे सब्जेक्टिव, आज हमने पेडागोजी भी करा दी। आई होप आपको समझ में आएगा कि हिंदी में कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पेडागोजी के 15 क्या पूछता है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम पे होम एजुकेशन के नाम से ना फॉलो किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम आपको सी टेट के, रीट के, यूपी टेट के सारे प्रीवियस ईयर लेकर आते हैं। और जो आपके रीट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे इंपॉर्टेंट क्विज़ेस वे भी लेकर आते हैं। तो उसको भी आपको अगर जानना है तो फॉलो कर लीजिए। सारे प्रीवियस ईयर हम जल्दी लेकर आएंगे, आपका पेपर होने से पहले हम सारे करवा देंगे। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। CDP का हमने ऑलरेडी करा रखा, ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।